हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। आज दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो हम लोग घटना चक्र की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, क्योंकि गांधी जी एक ऐसे कैरेक्टर थे जिससे महत्वपूर्ण आंदोलन जो है कि जितने भी थे और साथ ही साथ भारत की आज़ादी में जो इनका सहयोग था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 आप लोगों को देना है, यूपीएससी देना है, एमपीपीएससी देना है, यूपी आरओ जो देना है, इन सभी में इतनी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं। गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, साथ ही साथ एक निर्णायक मोड़ लेके आते हैं हमारी भारत की आज़ादी में, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी इरविन समझौता हो। बहुत सारे ऐसे रूल्स और बहुत सारी जगह सत्याग्रह थे इनके, जिसकी वजह से एक नई दिशा मिली, आम जन का आंदोलन बना भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में। भारतीयों को महसूस हुआ कि आज़ादी वास्तविक में होती क्या है, स्वराज क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के गांधी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो अब हम लोग लगातार इन सब चीज़ों पे रेगुलर क्लासेस सुबह 9 बजे आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और टेस्ट सीरीज भी हम लोग लगातार कर रहे हैं दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग 2 साल के कर चुके हैं, और अब जो है कि आज तीसरा आ जाएगा 2020 का। ध्येय आईएएस की भी कोचिंग के, दृष्टि आईएएस कोचिंग के लगातार हम लोग टेस्ट पेपर कर रहे हैं, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। और हमने घटना चक्र की सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो गई, एंशियंट चल रही है, एनवायरनमेंट चल रही है, मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग ख़त्म होने वाली है। 10 से 12 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्पायु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। इनकी माता का नाम तो था पुतली बाई, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। तो कहाँ से वो पढ़ाई करके आए थे? लंदन से। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट के राज्यों के दीवान थे। क्या थे? दीवान। और ये कौन थे? करमचंद गांधी जी कौन थे? ये इनके पिता का नाम था। ठीक है, क्योंकि ये परंपरा थी कि व्यक्ति जो है कि अपने पिता का नाम भी लगाता था। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है कि इनका पूरा नाम बना, और इनका उपनाम कबा गांधी था। क्या नाम था? कबा गांधी, जो इनके पिताजी के नाम थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। नटाल इंडियन कांग्रेस में सामान्यतः जो है कि जो भारतीय मजदूर गए हुए थे वहाँ पे, या अफ्रीकी जो मजदूर वहाँ पे थे, उन सभी को एक यूनिटी में करके इन्होंने एक कांग्रेस की स्थापना की। अच्छा, कांग्रेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है एकता, यानी एक यूनिटी स्थापित करना। न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में गठित होता है, वो कांग्रेस जो है कि एकता के ही नाम पे था, यूनिटी के नाम पे, कि हमारा देश पूरा एकजुट होगा अपने आंदोलन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने स्थापना की 1894 में, और अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने एक टालस्टॉय फर्म की स्थापना की। टालस्टॉय फर्म की स्थापना की, वहीं रहने भी लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार भी निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। तो प्रश्न बन जाता है कि इंडियन ओपिनियन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा पत्रिका या अखबार जो है कि छापा जाता था, या उसके संपादक थे? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? गांधी जी हो जाएंगे। वहीं महात्मा गांधी ने फिनिक्स, जो कि डरबन में था दक्षिण अफ्रीका में, वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। तो आपसे 2 प्रश्न बनेंगे कि 1894 में किसकी स्थापना हुई? नटाल इंडियन कांग्रेस की। 1904 में किसकी स्थापना होती है? फिनिक्स की स्थापना होती है। और आगे देखते हैं हम लोग। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा खोला गया, और फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। दूसरा आश्रम क्यों कहाँ पे होगा? साबरमती में होगा, हमारे भारत में, इसीलिए ये पहला आश्रम था। और इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया जाता। देखिए, महात्मा गांधी आदर्शवादी तो थे ही थे, लेकिन व्यवहारिक थे। मतलब आदर्शवाद का मतलब होता है चाहिए पर बल देना होता है, जैसे कि ये काम करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। और व्यवहारिक का मतलब हो गया कि गांधी जी खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे, अपने व्यवहार में लाते थे इन चीज़ों को, इसीलिए उनको व्यवहारिक आदर्शवाद कहा जाता है। और मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। राज्य का वो कभी भी समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि उनके द्वारा कहा जाता था कि राज्य एक ऐसी शक्ति है जो हिंसा पैदा करती है, यानी कि शक्ति का प्रयोग करती है, जबकि मानव को स्वतंत्र और स्वराज प्राप्ति के लिए हिंसा से मुक्त होना चाहिए, राज्य के इस भय से मुक्त होना चाहिए।
इसीलिए वो राज्य को हटाने की बात करते थे। और उन्होंने तो स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा कि मैं दार्शनिक भी हूँ और अराजकतावादी हूँ, यानी कि मैं एक ऐसा दार्शनिक हूँ जो राज्य की बात ही नहीं करूँगा। जबकि आप पॉलिटिकल साइंस के इतिहास में आप देखोगे अरस्तु, प्लेटो, अंबेडकर, या फिर आपके जो है कि नेहरू, या आप मैकियावेली की बात कर लो, हॉब्स की, लॉक की, सभी ने क्या किया, राज्य की बात की है। दार्शनिक होने के बाद उन्होंने राज्य की बात की, लेकिन गांधी दार्शनिक होने के साथ साथ राज्य की बात कभी नहीं की। और गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे। तो उन्होंने सदैव सत्य और अहिंसा पर बल दिया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था कि जो हमारा समाज बनेगा आज़ादी के बाद वो सत्य और अहिंसा पे आधारित होगा। वहीं गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। यानी वो एक तरीके से समाजवादी क्यों हुए, क्योंकि वो समाज की बात करते थे, गांवों की बात करते थे, कुटीर उद्योगों के माध्यम से, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोगों को, समाज को, गाँव को सशक्त करना चाहते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, लुई फिशर का नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लेता है, वेब मिलर, लुई फिशर, तो ये कौन से पत्रकार ऐसे थे जो गांधी जी के समय में थे। तो लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, और सर्वोदय का मतलब था कि सबका उदय होना, अर्थात कि सबका उत्थान होना, सबका विकास होना। जो आज हमारी भारतीय सरकार का थीम है, सबका साथ सबका विकास, तो ये महात्मा गांधी के विचारों में पहले से ही मौजूद था। हमारे क्या था, सबका साथ सबका विकास, यानी कि पूरे गांव का विकास होना चाहिए। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए, प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए, और तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। और गांधी जी ने तो स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, अर्थात जो मार्क्स के सामने समस्या है वही समस्या मैं सुलझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। और अब हम आते हैं गांधी जी की कुछ रणनीति पे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। यानी वो कहते थे कि हड़ताल पहले मत प्रयोग करो, हड़ताल का प्रयोग सबसे अंतिम रूप में करो। जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे, या यूँ कहें कि अब क्या कहते हैं, भूख हड़ताल जिसे कहते हैं, यानी कि हम उपवास रखेंगे। और इसे इन्होंने अग्निबाण कहा है। किसे अग्निबाण कहा है। और गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं होता है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। ये बहुत अच्छी बात कही है। आज हम लोग क्या सोचते हैं कि तू मेरा दुश्मन है, मैं तुझे देख लूँगा दोस्त, कभी ना कभी तो मिलेगी उस चौराहे पे जहाँ पे मैं तुझे जो है कि इस तरीके की बातें जो लोग करते हैं, या कभी तू मिलेगा। तो ये वाली चीज़ें क्या है, हम दिमाग में रखते हैं कि हम शत्रु को हराएंगे, पराजित करेंगे, या उसका मर्डर कर देंगे। लेकिन गांधी जी इतने उच्च विचार रखते थे। वो कहते थे, दोस्तों शत्रु को हराने से कुछ नहीं होगा, शत्रु तो हमारे हर देश में, हर कोने पे है, हर समाज में है। क्यों ना हम उसके हृदय परिवर्तन की बात करें, ताकि उसका हृदय परिवर्तन होगा तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, समाज के लिए सकारात्मक होगा। तो ये वाली बातें वो कहते थे। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। और गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल बताया। आज क्या हो रहा है, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं को जो है कि दबा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते जा रहे हैं। जनसंख्या हमारी भारत की खूब बढ़ रही है। और गांधी जी ने इसका उपचार क्या बताया, आत्मनियंत्रण। भले आगे चल के नसबंदी जैसे प्रोग्राम्स हुए, आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम दिखाए जा रहे थे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर कंट्रोल रख लो तो दोनों ही तरह से जो है कि समस्या समाधान होगी। वहीं गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। तो कौन सा व्यक्ति था वो गुजराती व्यापारी, दादा अब्दुल्ला, जिसका केस वो लड़ने गए थे।
वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे और जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। हालांकि वो 1901 में एक बार आए थे भारत, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे कि वहाँ गए और बस गए। 1901 में आए थे, एक आध महीना रहे थे। और उनके जो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु हैं गांधी जी के, जब वो उनसे मिलते हैं तो उन्होंने गांधी जी को यही सलाह दी कि गांधी, पहले तुम पूरे भारत का भ्रमण करो और देखो कि यहाँ की जनता की समस्या क्या है, तब उस पर विचार करना शुरू करना। तो 1901 में गांधी जी आए थे, लेकिन इसको मतलब कि प्रश्न में नहीं रखा जाता है, तो 1915 को ही माना जाता है। आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ से पूरी गांधी जी की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और नीचे देखेंगे कि वो चीज़ लिखी भी है यहाँ पे, जो मैंने बताया आपको कि दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं से उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया गया। और उनका संपर्क जब गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु हुए? गांधी जी के। और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। और आपको लगता है कि 1915 में तो गांधी जी तो भारत आए ही थे, तो 1915 के बाद का आप ऑप्शन हमेशा चूज़ करते हो, जबकि प्रश्न के ऑप्शन में 1901 भी दिया रहता है। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा जी ने की थी। किसने की थी? दिनसा वाचा जी ने। और ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में जो है कि वर्ष 1901 में भारत आए थे, और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। और यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। तो पहले गांधी जी कहाँ पे बनाते हैं आश्रम अपना? सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में बनाते हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों की वजह से 1917 में इसको साबरमती नदी के किनारे शिफ्ट कर दिया गया। और महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। आज लोग राजनीति को क्या समझते हैं? मौका परस्ती, ताकत बढ़ाना, पैसा जो है कि कमाना, ये सारी चीज़ समझते हैं। लेकिन गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान या जन कल्याण के लिए समझते थे कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो तो जनता का, समाज का कल्याण करना होगा। और इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया कि सत्ता अगर एक व्यक्ति के पास होगी तो हिटलर मुसोलिनी जैसा व्यक्ति बन सकता है, तानाशाही हो सकती है। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज पर ज़्यादा फोकस किया कि विकेंद्रीकृत सत्ता का मतलब क्या है कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध प्रशासन करने के लिए सक्रिय बनाना। मतलब जो गांव के लोग हैं वो खुद ही अपनी शक्ति का प्रयोग करें, अपनी महिला समाज, पुरुष समाज या पूरे समाज के साथ उस समाज का विकास करें जिस समाज में वो रह रहे हैं। और ये सारी चीज़ें थीं। अगर आगे देखते हैं कि वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे कोई राज्य नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोग अपने अपने स्तर से सारा काम करें। और गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुन लिया। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? तो देखिए, निष्क्रिय प्रतिरोध में अगर हम बात कहें तो आवश्यकता पड़ने पर हिंसा भी की जाती है। हालांकि हिंसा सबसे अंतिम विकल्प होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पे आप निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का प्रयोग कर सकते हो। जबकि सत्याग्रह शब्द में क्या होता है कि आपको हिंसा बिल्कुल ही नहीं करनी होती है, जबकि यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा? अहिंसा। तो ये दोनों ही अंतर है। निष्क्रिय प्रतिरोध में आपसे ऑप्शन देता है कि क्या हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अंतिम विकल्प के तौर पर। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। क्या लिखा है कि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति यानी कि व्यक्ति की नैतिक शक्ति है। और सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। किस पे? अहिंसा। फोकस करिएगा। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया सबसे पहला। और चंपारण वो किसके बुलाने पे गए थे दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल, एक राजकुमार शुक्ल व्यक्ति थे, उनके आमंत्रण करने पर जो है कि वो चंपारण गए थे, जहाँ पे किसानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उनको मुक्त कराया, मतलब उनकी जो समस्या थी उससे उन्हें निजात कराया।
आगे यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ते हैं। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। हालांकि यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनसे जो है कि अपनी असहमति जाहिर की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि आप विदेशी वस्त्रों की बर्बादी मत करो, आपको अगर स्वदेशी अपनाना तो अपनाइए, चरखा कातिए, सूती वस्त्र का प्रयोग करिए, लेकिन वस्त्रों की होली मत जलाइए। लेकिन गांधी ने इसको क्या समझा कि हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है कि हम विदेशी कपड़ा पहने और अपनी भारतीय शक्ति, भारतीय मशीन का प्रयोग ही ना करें। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था और गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। और अब अगली लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट आ रही है कि महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, ध्यान देना, अनटू दिस लास्ट पुस्तक पढ़ी थी, जिस पुस्तक के द्वारा क्या हुआ, उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात गांधी जी के अनुसार पुस्तक का संदेश यह था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। अर्थात किसका कॉन्सेप्ट दिया फिर गांधी जी ने यहाँ से, सर्वोदय का, यानी कि द वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी व्यक्ति का कल्याण, सबके कल्याण, यानी कि पूरे समाज के कल्याण में ही निहित है। इसीलिए जब आपसे पूछा जाता है कि जो सर्वोदय पुस्तक है वो किस पुस्तक की कॉपी है, तो आप कहोगे अनटू दिस। तो अनटू दिस लास्ट जो पुस्तक है राज जॉन रस्किन की, उससे प्रभावित होकर इन्होंने सर्वोदय पुस्तक लिखी और इस अवधारणा का भी प्रतिपादन किया। आगे देखेंगे आप, धर्मनिरपेक्ष जो लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। यानी गांधी जी कितने लोगों से प्रभावित थे पुस्तक के स्तर पे, तो जॉन थोरो इनका नाम है, इनका नाम जॉन रस्किन है और इनका टॉलस्टॉय, इन तीनों के ही विचारों से गांधी जी प्रभावित थे। गांधी जी ने थोरों से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। यानी कि करबंदी का मतलब होता है कि अगर आवश्यकता पड़े तो कर मत दीजिए, टैक्स मत पे करिए, और साथ ही साथ सविनय अवज्ञा का भी जो है कि इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया था। और रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य क्या है कि ईश्वर का राज्य तो तुम्हारे भीतर ही है। अगर तुम सच्चरित होगे, अच्छे व्यक्ति होगे, अहिंसात्मक होगे, सत्य का पालन करते होगे, तो यही सब चीज़ें तो ईश्वर के लिए जो है कि मानी जाती हैं। तो यानी ईश्वर का राज्य तो तुम्हारे अंदर खुद है। अगर तुम्हारे मन में अच्छे विचार आ रहे होंगे, अच्छे कर्म करने की बातें हो रही होंगी, तो तुम ईश्वर का पालन कर रहे हो एक तरीके से। ओके, और यहीं सबसे प्रभावित होकर गांधी जी अहिंसक असहयोग का आधार बनाया इन्होंने, और फिर जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए भी कठोर संघर्ष किया। और इसी से प्रभावित होकर गांधी जी कहते हैं कि हरिजन की सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे जो हरिजन है, ये हरिजन भगवान के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे जो अछूत लोग थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग, जिसको गांधी ने ही सबसे पहले हरिजन शब्द दिया, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उसका जो है कि खत्म करना है, उस व्यवहार को, अछूतों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है इसको समाप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है। और 1917 से 18 के दौरान गांधी जी ने 3 संघर्ष किए। पहला चंपारण आंदोलन, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा खेड़ा। दोनों ही गुजरात में हुए थे, अहमदाबाद और खेड़ा में हिस्सा लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपसे क्रम लगाने को पूछता है, तो आप क्रम क्या करोगे? सबसे पहले चंपारण आंदोलन करोगे जो कि 1917 में होता है। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन, ये 1918 में होता है। खेड़ा आंदोलन, ये भी 1918 में होता है। तो ये क्रम से ही दिए हुए, जब कभी क्रम लगाने को आ जाए तो पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा लगाइएगा आप लोग। और आगे देखते हैं, चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यानी कि सर्वप्रथम घटना थी। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किया और यह विनिश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 यानी कि अगर मान लो 20 हिस्सा ज़मीन है तो उसमें से 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया मतलब बिहार में क्या होता है, आज भी अगर आप लोग बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे कुछ छात्र, तो वो कठिया को समझते होंगे, यानी कि काठा जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं ना कि 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है यूपी में, तो उसी तरीके से 20 कट्ठा का 1 बीघा माना जाता था। तो उसमें 3 कट्ठा जो होता था वो जो है कि 3 कट्ठा मतलब 3 बिस्सा हो गया, जिस पर खेती आपको नील की करनी पड़ती थी और इससे किसानों को नुकसान होता था।
गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अफवाहों यानी कि करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। और किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित की जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गांधी जी को उसमें कमेटी में सदस्य बनाया गया था या नहीं, तो बिल्कुल बनाया गया था। और जो बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी भी हो गए कि हमने जितनी भी अवैध जो है कि वसूली की है उसका हम 25% रिटर्न कर देंगे। और इस तरीके से गांधी जी द्वारा चलाया गया ये पहला सत्याग्रह सफल रहा और महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या से जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे कि पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रयूज और अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि लोग शामिल थे। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट वर्ड है, महादेव देसाई, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो गांधी जी के साथ चंपारण में थे। आगे देखते हैं NG रंगा। ध्यान दीजिएगा, NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया और बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी थी। तो फाइनली जो बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर आमरण अनशन वगैरह पे बैठते हैं गांधी जी और बाद में जो कंक्लूजन निकल के आया जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और जिसे जो अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वो भी सहमत हो जाते हैं और अंग्रेज़ सरकार या बागान मालिक जो मतलब अहमदाबाद के जो मालिक थे कंपनी के वो भी सहमत हो जाते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि फिर प्लेग बोनसों को जो है कि कितने प्रतिशत दिया गया, तो 35% दिया गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखते हैं, वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया और सर्वप्रथम यहाँ पे राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो क्या समझे आपने कि महात्मा की जो उपाधि दी है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण में दी और जबकि खेड़ा में राष्ट्रपिता की जो टाइटल है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया राष्ट्रपिता का टाइटल। और वहीं जुलाई 1944, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और शुभकामना चाहिए। साथ ही नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे और उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वहीं जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी और बैंकर थे जो कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था, जमनालाल बजाज जी का। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए थे और जीवन भर इनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग भी लिया जमनालाल बजाज जी ने और भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? जमनालाल बजाज जी ने। और ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक भी रहे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, आपसे पूछ लेगा कि गांधी सेवा संघ के संस्थापक और ऑप्शन में दे देगा महात्मा गांधी, तो आप यहाँ पर गलत कर देंगे। तो वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। आगे देखते हैं, चार्ल्स एंड्रयूज दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। एंड्रयूज साहब रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहते थे।
गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। किस उपाधि से? दीन बंधु की उपाधि से। और एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जिसको हम लोग एटक कहते हैं, के अध्यक्ष भी रहे थे। इस एटक की स्थापना जबकि कब हुई थी? 1920 में हुई थी। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीछे से पूछा गया होगा, इसीलिए ऐसा यहाँ पर लाइन दिया हुआ है। और इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ये बात ध्यान देने वाली बात है कि कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने कब दे दिया था? तो 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी और फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से कभी भी वो सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा, क्योंकि जब भी पटेल, नेहरू जी या कोई भी बड़े व्यक्ति जब कोई भी काम करना चाहते थे तो गांधी जी से एक बार सलाह मशवरा जरूर करते थे। और गांधी जी ने 1903 में ही जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे थे। आगे देखते हैं। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था, ट्रस्टीशिप का। और गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती थी, चाहे वह शोषण देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, कहीं से भी हो, लेकिन अगर शोषण हो रहा है तो उसके वो खिलाफ रहते थे। और गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए इन्होंने स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। तो ध्यान देना, स्वदेशी उद्योग पर बल दे रहे थे। और इन्होंने जो हैवी इंडस्ट्री यानी कि भारी उद्योग थे या विदेशी उद्योग थे, इनका विरोध किया था गांधी जी ने। और इसके बदले जो भारी उद्योग होते थे उनके बदले गांधी जी ने कुटीर उद्योगों का समर्थन किया है। किसका? कुटीर उद्योगों, जो घरों में, गाँव में जो है कि छोटे छोटे स्तर पर बनते थे, जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया, जिससे हर परिवार को एक रोजगार मिल सके और वह स्वावलंबी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी जी के लिए है। और यह स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। आगे देखते हैं। अब हम इससे संबंधित जो MCQs हैं हम उस पर सॉल्व करेंगे। अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, करमचंद गांधी जी जो दीवान थे वो कहाँ के थे? राजकोट के थे, पोरबंदर के थे, वांकानेर के थे। ये सभी जगहों के राजकोट थे। और इनका उपनाम क्या था? कबा गांधी था। और ये कौन थे? ये गांधी जी के पिता थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करेंगे। आइए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ये BPSC का लेटेस्ट प्रश्न देखिए 2020 में, 2 साल पहले पूछा गया है। तो सामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने पढ़ाई की थी। कहाँ से की थी? सामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने पढ़ाई की थी। और पढ़ते हैं इसको हम कि महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की। और इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित सामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई की। तो लॉ की पढ़ाई इन्होंने लंदन से की है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम है? तो इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है उसका? इंडियन ओपिनियन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अखबार था ये गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और वहीं इन्होंने 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। और अभी मैंने आपको बताया था कि टॉलस्टॉय फॉर्म भी यहाँ पे पढ़ाया, मतलब इन्होंने स्थापित किया था। और एक और प्रश्न आपसे मैं पूछता हूँ, 1894 में किस संस्था की स्थापना की थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1894
अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ पर स्थित है? सूरत, एसेक्स इंग्लैंड, कंपाला, डरबन। तो सही जवाब हो जाएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका। और एक प्रश्न प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है या टेस्ट सीरीज में भी आप देखेंगे, कंपाला किस देश की राजधानी, ये आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, एम के गांधी यानी महात्मा जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं, ये किसके समर्थक थे? मार्क्सवादी समाजवाद या श्रेणी समाजवाद या आदर्शवाद या दार्शनिक अराजकतावादी? तो ये राज्य को तो मानते ही नहीं थे, इसलिए इनका ऑप्शन हो जाएगा डी, दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद नहीं था बल्कि व्यवहारिक आदर्शवाद था, और मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहने से भी गुरेज नहीं किया। और अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? यूपीपीसीएस प्री 1993 का है, सत्य और अहिंसा, यही इनके दो युगल सिद्धांत हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अगला प्रश्न, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? तो सत्य की प्राप्ति का एक रास्ता था, यही गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वो अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा गांधी जी के लिए। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 9 देखेंगे। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? बहिष्कार को या धरना को, या आगे देखेंगे तो हड़ताल होगा यहाँ पे सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे लिखा भी है हड़ताल, इसी को सबसे अंतिम स्थान पे रखते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है? बिल्कुल नहीं, शत्रु को नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन करने पर गांधी जी ने सदैव फोकस किया है। और सत्याग्रही का शस्त्र क्या होगा? अहिंसा होगा। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो बाकी 3 तो सही है, केवल पहला वाला गलत है, क्योंकि वो शत्रु को पराजित करने नहीं बल्कि उसके हृदय परिवर्तन में ज़्यादा विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या हो सकता है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? तो हिंसा का जो क्रूरतम रूप हो सकता है वो गरीबी का स्थायित्व, यानी कि गरीबी अगर आपके घर में लगातार बनी रह गई तो शायद ही सबसे बुरी स्थिति मानते थे महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, यानी पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। और अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो इन्होंने कहा था कि अपने ऊपर कंट्रोल करोगे बाबा, तभी जो है कि जनसंख्या रुकेगी। तो आत्मनियंत्रण करना जरूरी है बाबा लोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो टोटल 21 वर्ष रहे थे। और कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत में ये आए थे 9 जनवरी 1915, और इसी तिथि पर इन्हीं के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है यहाँ पे? प्रवासी दिवस। तो भारतीय प्रवासी दिवस जो NRI दिवस है वो यहाँ पे मनाया जाता है 9 जनवरी को इन्हीं की याद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? आपने जब गांधी पिक्चर देखी होगी तो उसमें एक दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे उन्हें उतार के फेंक दिया जाता है। ये भले सूट बूट पहने रहते हैं, लेकिन गोरे लोग कहते हैं कि तुम यार हमारी तरह गोरे नहीं हो, तुम उतरो यहाँ से। तो उन्हें हटा दिया जाता है। पीटर मारिट्सबर्ग ये एक स्टेशन है, वहाँ पर इन्हें उतार के फेंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, सब 1915 के बाद है, लेकिन एक ऑप्शन 1901 है, कलकत्ता अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो कौन कर रहा था? दिनसा वाचा। कौन कर रहा था? दिनसा वाचा। और यहीं पर ये गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रहनी चाहिए आपको, यही इसमें व्याख्या में लिखा रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 17, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद के बाहर, क्योंकि अहमदाबाद में तो इन्होंने सत्याग्रही आश्रम के नाम से स्थापित किया था, लेकिन आगे चल के इसको बाहर जो है कि एक जगह साबरमती नदी थी उसके किनारे स्थापित कर दिया गया। मुख्य रूप से तो इन्होंने 1915 में जो है कि स्थापित किया था, लेकिन आगे चल के 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? तो इसे सत्याग्रही आश्रम कहा जाता था, जो 1915 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना हो जाएगा फिनिक्स, और यही मैंने आपसे ऊपर प्रश्न भी पूछा था क्या? नहीं, ऊपर जो दूसरा पूछा था मैंने 1894। अगर हम आश्रम की बात करेंगे तो 1904 में ही सबसे पहला यही आश्रम बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने जो सेवा का धर्म था ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। पढ़ते हैं इसको हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य भी आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध, ध्यान देना, बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य भी किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर हम 22 को देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? तो जन कल्याण के लिए सक्रियता, यानी कि अगर समाज का आप कल्याण कर रहे हो तभी आप राजनीति में आइए, अदरवाइज केवल पैसा लूटना हो, सत्ता प्राप्त करनी हो तो आप राजनीति से बाहर रहिए, ऐसा इनका मानना था। महात्मा गांधी ने राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे, और इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया, जिसका अर्थ था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। और अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सत्ता की वो बात नहीं करते हैं, जबकि नैतिकता, मानवता और धर्म, इन तीनों पर ही इन्होंने अपना विचार दिया है। वो कहते हैं कि राजनीति के अंतर्गत उसमें नैतिकता होनी चाहिए, धर्म का पालन होना चाहिए, मानवता का समावेश भी होना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं दिया, यानी राज्य नहीं होना चाहिए। वे राज्य विहीन समाज यानी स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सबसे पहले सत्याग्रह जो शब्द था ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और पढ़ते हम लोग। महात्मा गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ, और सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया गया। और बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित कर दिया, और अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो ये सदाग्रह था, और सदाग्रह आगे चल के सत्याग्रह बन गया। 25 प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले जो सत्याग्रह हुआ था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। और कहाँ पे किया था? तो चंपारण में 1917 में सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया। पढ़ते हैं इसको हम लोग। सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी चीज़ को सत्य मानकर हम किसी वस्तु के लिए आग्रह करते हैं, और सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला जो बल होता है वही सत्याग्रह कहलाता है। सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में इन्होंने सत्याग्रह का प्रारंभ किया था, जो कि एक सफल सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण में जो है कि सविनय अवज्ञा यानी कि सत्याग्रह का इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसको हम लोगों ने पूरा देख लिया है, पूरा ऊपर डिटेल से पढ़ लिया है कि जैसे चंपारण आंदोलन 1917 में जो प्रथम सत्याग्रह था यहाँ पे सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हैं। वहीं आगे चल के 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया, और 1918 में ही खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद लगान में छूट न देने के कारण गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और आगे देखते हैं
कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। और रॉलेट एक्ट जो आया था वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी के लिए किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध या निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, यह भी गलत है। और ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित, हिंसा को तो बिल्कुल नहीं, गलत। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए एक स्टेटमेंट में एक एक शब्द ही जो है कि आपका उत्तर निकाल सकता है। जैसे यहाँ इस्लामी राष्ट्र, गलत। हिंसा को प्रोत्साहित करना, यह भी गलत। तो ऐसे आप एलिमिनेट जरूर किया करें प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28 नंबर पे। क्या है हमारा 28 प्रश्न? देखिए यहाँ पर तो ये हम लोगों ने चीज़ों देख लिया है। 28 कहा गया है, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ एक सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये जो है कि स्वदेशी आंदोलन, यानी कि यूँ कहें कि स्वदेशी अपनाने पर फोकस किया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने कहा था विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान के साथ जोड़ लिया था इस चीज़ को। और अगला प्रश्न है 29, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का जो था बहिष्कार हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? भारत को एक निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, इसलिए ब्रिटेन वाले या ब्रिटिशवासी गांधी का बहिष्कार कर रहे थे। और अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न रहेगा आज की क्लास का, ताकि अगले जो बचे हुए 60 क्वेश्चन हैं, क्योंकि टोटल इस चैप्टर में 90 प्रश्न हैं, तो 60 प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से फिर बोरियत हो जाएगी आपको भी पढ़ने में। तो समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम क्या है? देखिए ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं 1917 में चंपारण, फिर उसके बाद हम आते हैं 1918 में जो है कि 1918 नहीं लिखा मैंने, गलत लिख दिया, 1917, और ये 1918, और यह भी 1918 है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले अहमदाबाद होता है मिल मजदूर, फिर खेड़ा। और असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1920 होता है। तो आप देखो कि 1 2 3 4 क्रम से ही लगा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए तिथि को देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मंथ के साथ याद रख लीजिए, चंपारण तो आपको पता 1917, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा में अगर आप तिथि देखेंगे तो फरवरी मार्च 1918 को हुआ, जबकि खेड़ा आपका 22 मार्च 1918 को हुआ। और असहयोग आंदोलन आपका 1920 से लेकर 22 तक चला था, जो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, जिसके बाद स्थगित कर दिया गया था। तो ये तो थे आज हमारे जो है कि क्वेश्चन नंबर 30 तक। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे गांधी जी के बचे हुए जो 60 प्रश्न हैं इसको कवर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।